हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज हम लुसेंट से बायोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है लुसेंट में। तो लुसेंट से एक दिक्कत होती है कि लुसेंट से क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि सारे लुसेंट में 500 पेज हैं। वो डायरेक्ट फैक्ट दिए हुए हैं, इतना तो नहीं रट सकता, कोई नहीं याद कर सकता है। और लुसेंट एक इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को उठाइए और एनालिसिस करिए। लुसेंट से 85 से 90% तक क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में तो 100% इतने क्वेश्चन लुसेंट से ही आते हैं। और यहाँ तक पीसीएस में भी 70 से 75% तक क्वेश्चन लुसेंट से आते हैं। तो हर एग्जाम के लिए लुसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या छोड़ें क्या पढ़ें कैसे करें, क्योंकि इतना तो नहीं पढ़ सकते। तो लुसेंट को इस प्रकार मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं जो कि लुसेंट से हैं बिल्कुल। और जितना इंपॉर्टेंट है इसमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया, एक भी पॉइंट को मिस नहीं किया गया। जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है उतना सभी कुछ इसमें जो है कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण। तो हमारा टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वर्गीकी कहा जाता है। जीवों के अध्ययन को वर्गीकी कहा जाता है और वर्गीकी कहा जाता है। और वर्गीकी के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कैरोलस लीनियस को माना जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक वर्गीकरण का अधिकार आधार तो जोन रे इन्होंने सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण में वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया था। किसने? तो जॉन रे ने। और कैरोलस लीनियस इन्होंने 1735 में अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांटा है। इसमें दो भागों में बांटा है, पादप जगत और जंतु जगत, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, पादप जगत और जंतु जगत में। और इसीलिए लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लीनियस को कहा जाता है। और इन्होंने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति शुरू की थी। और इसमें पहला शब्द वंश से आता है और दूसरा जो है वो जाति से आता है। यानी कि द्विनाम पद्धति में जो है हेमो वंश है और सेपियंस जाति। पांच जगत प्रणाली परंपरागत द्विजगत पद्धति का स्थान 1969 में आर.एच. वेटेकर ने लिया। और इन्होंने समस्त जीवों को कितने 5 समूह में बांटा है। इन्होंने जो है समस्त जंतुओं को किस में बांटा है? तो इन्होंने समस्त जीवों को जो है 5 भागों में बांटा है, 5 समूह में बांटा है। तो पहला है मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत में इसमें सभी प्रकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु यानी कि साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया शामिल हैं। और इसमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि इसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, इसमें अभाव होता है। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। क्या? तंतुमय जीवाणु भी। और दूसरा है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा इसमें विविध प्रकार की एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। इसमें विविध प्रकार के एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। और पादप एवं जंतु के बीच कड़ी क्या होती है? युगलिना। और युगलिना इसी में आता है। और ये प्रकाश और अंधेरे दोनों में जीवित रह सकता है। क्या? युगलिना। अमीबा और पैरामीशियम प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया परजीवी जो होता है इसी के उदाहरण हैं। तीसरा है कवक। ये यूकैरियोटिक तथा परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक तथा परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। और इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण किसमें? कवक में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। जैसे, और ये कवक क्या है? जैसे मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम, ये किसके उदाहरण है? कवक के। अगला है पादप, यानी कि चौथा है पादप। इस जगत में सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव शामिल हैं। जैसे शैवाल, मोस, पुष्पीय, अपुष्पीय, बीज वाले पौधे इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। जंतु, इसमें सभी बहुकोषीय जंतु उपभोक्ता शामिल हैं। इसमें क्या? तो इसमें सभी बहुकोषीय जंतु उपभोक्ता शामिल हैं। इन्हें मेटाजोआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाजोआ भी कहा जाता है। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी में आता है। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जो है वो इसी में आते हैं। स्तनधारी जीव जो है वो इसी में आते हैं। व्हिटेकर के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है तो वो है कोशिका की संरचना, पोषण की विधि और शारीरिक संगठन। चलिए आगे देखते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो सेटोलॉजी, सेटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? तो पुरकिंजे ने, पुरकिंजे ने 1839 में जीव द्रव्य का नामकरण किया। यह क्या होता है? तो यह तरल, गाढ़ा, रंगीन, पारभासी, लसलसा और वजन युक्त पदार्थ है। हक्सले, जीव द्रव्य का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य को दो भागों में बटा होता है, जीव द्रव्य जो है वो दो भागों में बटा होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। और जीव द्रव्य का 99% जो भाग है वो 4 तत्वों से बना होता है। किस किस से? ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन यानी कि 2.5% यानी कि 2.5%। जीव द्रव्य का 80% भाग जो है वो क्या होता है? जल होता है, जल। अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात तो 81:19 होता है, यानी कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक पदार्थ 81 और कार्बनिक यौगिक 19 होते हैं। अब बात करते हैं कोशिका। तो कोशिका, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्या है? तो कोशिका जो है वो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इसकी जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है, सेप्टिकम की होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा की होती है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की, सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी तो शुतुरमुर्ग के अंडे की और सबसे लंबी की बात की जाए तो वो तंत्रिका तंत्र की है। कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत 1838 से 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया 1848-49 में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देख। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे क्या? केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, उसमें जो है केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। अब देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। दो प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और इनमें मुख्य अंतर क्या होता है? तो विशेषता यानी कि केंद्रक, तो प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक अविकसित, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है इसमें। और यूकैरियोटिक में ये पूर्ण विकसित होती है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है और पूर्ण विकसित होती है। कोशिकांग, तो कोशिकांग झिल्ली युक्त अंग, झिल्ली युक्त अंग अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली युक्त अंग जो है वो अनुपस्थित होता है और पूर्ण विकसित अंग उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। राइबोसोम, तो राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80 इस प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण थाइलाकाइड में, लाकाइड में, थाइलोकाइड में होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है यूकैरियोटिक में। कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किसकी? तो कोशिका भित्ति जो होती है वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और जबकि पादपों में सेलुलोज की बनी होती है, पादपों में सेलुलोज की बनी होती है। डीएनए, तो डीएनए एक एकल सूत्र के रूप में, किसमें? एकल सूत्र के रूप में हिस्टोन प्रोटीन सहित होता है। यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित होता है, हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। श्वसन, तो श्वसन जो है प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, जबकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन असूत्री होता है, कोशिका विभाजन असूत्री होता है तथा यूकैरियोटिक में समसूत्री तथा अर्धसूत्री होता है। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका के मुख्य भाग। तो कोशिका के मुख्य भाग, कोशिका भित्ति होती है कोशिका में। तो कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका भित्ति। सेलुलोज का बना भाग है। कार्य तो कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना। इसका जो कार्य है वो कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना है। कोशिका झिल्ली की बात की जाए तो कोशिका झिल्ली यह प्रत्येक कोशिका के बाहर एक पतली लचीली झिल्ली होती है। यह प्रत्येक कोशिका के बाहर एक पतली लचीली झिल्ली होती है। यह अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। इसका जो कार्य है वो कोशिका के अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले पदार्थों का चयन करना है। इसका जो कार्य है वो कोशिका के अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले पदार्थों का चयन करना है। अंतः प्रद्रव्य जालिका, अगला है हमारा अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो अंतः प्रद्रव्य जालिका की जो खोज है वो पोर्टर ने की थी।
और ये केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक फैली होती है। किसे? केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक फैली होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका को कहा जाता है। राइबोसोम, तो राइबोसोम की जो खोज है वो पैलाडे ने की थी, पैलाडे ने। और यह आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। ये किसका बना होता है? आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। और इसका जो कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमैन नाम सी बैंड के द्वारा की गई थी खोज। और इसे कोशिका का शक्ति केंद्र, कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और इसमें अपना स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है। ग्लैग गोल्जी कोय, तो गोल्जी कोय की जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी, कैमिलो गोल्जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बना हुआ है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है किसे? गोल्जी कोय को। गोल्जी कोय को जो है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। लाइसोसोम की बात की जाए तो लाइसोसोम की जो खोज है वो डी डुबे ने की है। लाइसोसोम की जो खोज है वो डी डुबे ने की है। और आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लवक, तो लवक यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यानी कि लवक जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक, तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं और इसे कोशिका की रसोई कहते हैं। इसे जो है कोशिका की रसोई कहते हैं। और इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मैग्नीशियम धातु हरित लवक में पाई जाती है। अवर्णीय लवक, तो अवर्णीय लवक रंगहीन भोजन संग्रह यानी कि जड़ तना में होते हैं भोजन संग्रह, और रंगहीन होते हैं, इनमें रंग नहीं होता है। वर्णीय लवक, तो वर्णीय लवक रंगीन होते हैं, लाल पीला आदि, जैसे गाजर में कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपेन, ये वर्णीय लवक है। केंद्रक, तो केंद्रक की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की है। रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग, जो कोशिका का निरंतर केंद्र है, जो कोशिका का क्या है? निरंतर केंद्र है, कोशिका का निरंतर केंद्र है। इसमें धागे नुमा जाल होता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। इसमें धागे नुमा जाल होता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की संरचना, अब हम डीएनए के बारे में देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा डीएनए। तो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड की 3 इकाइयों से बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड किससे? 3 इकाइयों से बना होता है। शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, शर्करा यानी कि डीऑक्सीराइबोस डीएनए में। नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस ये 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन बेस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरिन यानी कि एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन और गुआनिन। और पिरिमिडीन, तो पिरिमिडीन साइटोसिन या थाइमिन। वाटसन एवं क्रिक 1953, वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। ये वाटसन एवं क्रिक मॉडल में कहा गया कि डीएनए की जो संरचना है वो कैसी? द्विकुंडलित होती है। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा गुआनिन और साइटोकाइनिन के 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं, के बीच जो है 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। डीएनए के कार्य क्या है? तो डीएनए ये आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। क्या करता है? आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। क्या करता है? यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। और इसकी इकाई जो होती है वो जीन होती है। आरएनए की संरचना और निर्माण देख लेते हैं। तो आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है और इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल का प्रयोग किया जाता है। थाइमीन के स्थान पर किसका? यूरेसिल का प्रयोग किया जाता है। आरएनए एक कुंडलित होता है, वो ये एक कुंडलित होता है, वो द्विकुंडलित होता है डीएनए। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। आरएनए यानी कि राइबोसोम आरएनए, यह राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन निर्माण की अंतिम क्रिया यही होती है। प्रोटीन निर्माण की जो अंतिम क्रिया होती है वो यही होती है। टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, यह अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाते हैं। एमआरएनए
तो यह केंद्रक के बाहर संदेश लाते हैं कि किस प्रकार का प्रोटीन बनना है। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या होता है? तो डीएनए यानी कि शर्करा कैसी होती है? तो डीएनए में जो शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोस होती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। बेस क्या होता है? तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल का प्रयोग किया जाता है। थाइमिन की जगह किसका? यूरेसिल का प्रयोग किया जाता है। संरचना, तो संरचना डीएनए की जो संरचना है वो द्विकुंडलित होती है और आरएनए की एक एकल कुंडलित होती है। मुख्य स्थान, तो आरएनए केंद्रक में पाए जाते हैं, जबकि ये केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में आरएनए। तो पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? तो पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर देख लेते हैं। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति जो है वो उपस्थित होती है पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी कि नहीं पाई जाती। लवक, तो पादप कोशिका में उपस्थित होता है लवक, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। और तारक काय, तो तारक काय पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ध्यान रखना, तारक काय जो है वो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। रसधानी, तो रसधानी जो है वो पादप कोशिका में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी होती है रसधानी। आकार, तो आकार पादप कोशिका का आयताकार होता है और जंतु कोशिका का क्या होता है? वृत्ताकार होता है जंतु कोशिका का। तो कोशिका के अंग एवं उनके खोजकर्ता, किसने खोज की? तो कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की 1665 में, और केंद्रक की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में। जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य पुरकिंजे 1839, जीव द्रव्य की जो खोज है वो पुरकिंजे ने की है 1839 में। गोल्जी कोय, तो गोल्जी कोय कैमिलो गोल्जी। माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया अल्टमैन 1886, माइट्रोकॉन्ड्रिया अल्टमैन 1886। राइबोसोम की खोज जीई पैलाडे ने की है। और लाइसोसोम डी डुबे ने की है। लाइसोसोम की जो खोज है वो डी डुबे ने की है। तारक काय, तो तारक काय की जो खोज है वो टी वोबेरी ने की है। और ये हो जाते हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा जो है वो है कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन को जो सर्वप्रथम है वो विर्चाओ ने 1855 में देखा था, और असूत्री विभाजन होते हैं। तो असूत्री विभाजन, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? अविकसित कोशिकाओं में होता है, जैसे जीवाणु, नीलहरी सवार, ईस्ट अमीबा तथा प्रोटोजोआ। और इसमें कोई जटिल प्रक्रिया नहीं होती, केंद्रक सीधे 2 भागों में बट जाता है। कोई जटिल प्रक्रिया नहीं होती, केंद्रक जो है वो सीधे 2 भागों में बट जाता है। दूसरा है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन की खोज वॉल्थर फ्लेमिंग ने की है। किसने? वॉल्थर फ्लेमिंग ने की 1889 में। और इन्होंने ही 1882 में इसे माइटोसिस नाम दिया था। क्या दिया था? माइटोसिस। और ये जो विभाजन है कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन जो है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती है। कैसी? 2। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के बराबर ही रहती है। समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं, तो इंटरफेस, यह विभाजन की तैयारी की अवस्था है और इसमें डीएनए का द्विगुण होता है। क्या होता है? द्विगुणन होता है, द्विगुणन। और प्रोफेस, तो प्रोफेस यह विभाजन की प्रथम अवस्था है और इसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और केंद्रक झिल्ली गायब होने लगती है। तो मेटाफेज, इसमें गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर जमा हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर का निर्माण पूर्ण होता है। और एनाफेज, तो एनाफेज यह सबसे कम अवधि यानी कि 2-3 मिनट की अवस्था है और इसमें क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचते हैं। और टेलोफेज, तो टेलोफेज यह प्रोफेज का उल्टा है। यह प्रोफेज का क्या है? उल्टा है। प्रोफेज का उल्टा है। और केंद्रक झिल्ली पुनः दिखाई देने लगती है और 2 केंद्रक बन जाते हैं। अब आता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन का जो नामकरण है वो फार्मर तथा मुरे ने किया था 1905 में। और खोज, तो सबसे पहले वीजमैन, अर्धसूत्री विभाजन की जो खोज है वो सबसे पहले वीजमैन ने की, लेकिन विस्तृत अध्ययन जो है वो स्टार्सबर्गर ने किया। और यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो केवल जनन कोशिकाओं में होता है।
अर्धसूत्री विभाजन की दो मुख्य अवस्थाएं हैं। अर्धसूत्री विभाजन की दो मुख्य अवस्थाएं हैं। क्या है? तो मीसेंस फर्स्ट, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। क्या? न्यूनकारी। और इसकी जो है प्रोफेज फर्स्ट, तो सबसे लंबी होती है और इसकी जो है उप 5 अवस्थाएं हैं। कितनी? उप 5 अवस्थाएं हैं। लेप्टोटेन, गुणसूत्र धागे की तरह दिखने लगते हैं। जाइगोटिन, गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं जिससे सिनेप्सिस कहते हैं, जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है। अगला है पैकेटीन। तो पैकेटीन यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है जिसे आनुवांशिक पुनर्संयोजन होता है। ठीक। और अगला है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन जोड़े अलग होने लगते हैं और कियाजेनमेटा दिखाई देता है। और अगला है डाइकिनेसिस। क्या है? डाइकिनेसिस, केंद्रक झिल्ली पूरी तरह गायब हो जाती है। इसमें जो है केंद्रक झिल्ली पूरी तरह गायब हो जाती है। और मेसियस सेकंड क्या है? तो मेसियस सेकंड यह बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होता है। किसके? समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से जो है 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? तो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी रह जाती है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री में अंतर क्या है? तो समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर, तो समसूत्री कायिक कोशिकाओं में होते हैं जबकि अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में होते हैं। समसूत्री में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता और अर्धसूत्री में क्रॉसिंग ओवर होता है। समसूत्री से वृद्धि और मरम्मत होती है जबकि अर्धसूत्री से युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, यानी कि जैव विकास और आनुवांशिकी में, यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री में एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है यहाँ पे जो विभाजन है, इनका अंतर है, इनमें क्या क्या होता है। तो समसूत्री में कायिक कोशिका होती है जबकि अर्धसूत्री में जनन कोशिका होती है। समसूत्री में जो है 2 कोशिकाएं बनती हैं। संतति कोशिकाएं जो है वो 2 कोशिकाएं बनती हैं जबकि इस अर्धसूत्री में 4 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक। और समसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो समान रहती है जबकि अर्धसूत्री में आधी रह जाती है। क्या हो जाती है? आधी रह जाती है। क्रॉसिंग ओवर, तो समसूत्री में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और अर्धसूत्री में जो है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? होता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वृद्धि, मरम्मत और घाव भरना, यानी कि समसूत्री का वृद्धि करना, मरम्मत करना और घाव भरना, जबकि इसमें युग्मक का निर्माण होता है अर्धसूत्री से। अब देख आगे हमारा अगला टॉपिक है जैव विकास। प्रारंभिक निकट कोटि के जीवों से कृमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास है। क्या है? जैव विकास है। समजात अंग, वे अंग जो संरचना में समान हो लेकिन कार्य भिन्न हो, जैसे मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद, यानी कि घोड़े के जो अग्रपाद है और मनुष्य के हाथ। ठीक। समरूप अंग, तो समरूप अंग होते हैं वे अंग जो कार्य में समान हो लेकिन संरचना भिन्न हो, जो कार्य में समान हो और संरचना भिन्न हो, जैसे कि तितली और पक्षी के पंख। और अवशेषी अंग वे अंग जो पूर्वजों से विकसित थे पर अब कार्यहीन है। पूर्वजों में तो विकसित थे पर अब कार्यहीन है, जैसे निमेशक झिल्ली, अपेंडिक्स, कान की मांसपेशियां। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने? तो 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टॉपिक है हमारा जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत लैमार्क, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अच्छे से देखना। 1809 में पिलिशपाइन जूलॉजी की पुस्तक में सिद्धांत दिया है और इसका जो मुख्य आधार है वो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। और इसके उदाहरण है जिराफ की गर्दन का लंबा होना। इसका जो उदाहरण है वो है जिराफ की गर्दन का लंबा होना। डार्विनवाद, अब आता है डार्विनवाद। तो डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में सिद्धांत दिया था। उनकी पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसका जो मुख्य आधार है वो है प्राकृतिक वर्णवाद। और इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता की बात कही है। किसकी? योग्यतम की उत्तरजीविता की बात कही है। अगला है उत्परिवर्तनवाद। तो उत्परिवर्तनवाद के जो प्रतिपादक हैं वो हैं हुगो डी ब्रिज। और इन्होंने बताया कि विकास अचानक होने वाले परिवर्तनों के कारण होता है। विकास जो है वो अचानक होने वाले परिवर्तनों के कारण होता है। आनुवांशिकी,
के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने मटर के पौधे में जो इसका जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे में किया था, मटर के पौधे में किया था। आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन, किसने? बैटसन ने 1905 में किया। जीन, तो जीन शब्द सर्वप्रथम जोहानसन ने 1909 में दिया है जीन शब्द। मेंडल के प्रमुख नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। फेनोटाइप जीव का बाह्य स्वरूप, जेनोटाइप जीव का आनुवांशिक संगठन। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का फेनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 होता है।